दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की। दरअसल आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है बोदला, और इसी बोदला इलाके के रहने वाला है 30 वर्षीय जितेंद्र बघेल, जो बांसबल्ली का कारोबारी है और इसी बोदला रोड पर उसकी अपनी खुद की दुकान है। जितेंद्र के परिवार में उसकी पत्नी 28 वर्षीय नीतू के अलावा माता पिता है और 3 बच्चे हैं। बात कर रहा हूं मैं 11 मार्च 2026 की शाम के वक्त। हर रोज़ की तरह जितेंद्र अपनी दुकान बंद करके जब घर पे आता है, थोड़ी देर अपने परिवार वालों से बातचीत करता है और शाम के करीब 7 बजे के आसपास जब अपने घर से निकलता है तो अपनी पत्नी से बोल करके जाता है कि मैं बगल की दुकान में गुटखा लेने के लिए जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। लेकिन जितेंद्र जब अपने घर से निकलता है उसके बाद से वो अचानक कहीं गायब हो जाता है। देर रात तक भी जब घर वापस नहीं आता है, नीतू जब अपने पति के नंबर पे कॉल करती है तो अब जितेंद्र का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, जिसकी वजह से जितेंद्र का पूरा परिवार परेशान हो जाता है और फिर जितेंद्र को हर जगहों पे ढूंढना शुरू कर देते हैं। ढूंढते हुए पूरी रात तो गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह तक भी ना तो जितेंद्र घर वापस आता है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है, जिसकी वजह से आखिरकार अगले दिन 12 मार्च 2026 को खुद जितेंद्र की पत्नी नीतू इसी जगदीशपुरा थाने में जाती है और सारी बात पुलिस को बताते हुए अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देती है। और जैसे ही रिपोर्ट दर्ज हो जाती है उसके बाद से पुलिस भी जितेंद्र को ढूंढना शुरू कर देती है। हालांकि पुलिस को भी जितेंद्र को ढूंढते हुए लगभग 3 से 4 दिन का समय तो गुजर जाता है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस भी जितेंद्र को ढूंढ नहीं पाती है। और जैसे ही लगभग 4 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 17 मार्च 2026 को मथुरा के जो भीमनगर गांव है, दरअसल भीमनगर गांव के बगल में जो हाईवे था, उसी हाईवे किनारे एक व्यक्ति की डेड बॉडी लोगों को दिखाई देता है। लोग जैसे उस डेड बॉडी को देखते हैं, नज़दीकी थाने में खबर देते हैं। पुलिस जब अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है, डेड बॉडी को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाले व्यक्ति की उम्र लगभग 30 से 32 साल के आसपास थी। दरअसल उस व्यक्ति की गला दबा करके हत्या की गई थी, क्योंकि उसके गले पे एक हल्का सा निशान दिखाई दे रहा था। हालांकि वहां पे काफ़ी सारे लोग मौजूद थे। पुलिस उन तमाम लोगों से मरने वाले व्यक्ति के बारे में पूछताछ तो करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर उस मरने वाले व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस उसका कुछ तस्वीर खींचने के बाद एरिया के तमाम जिलों के थानों में सर्कुलेट करती है, ये पता लगाने के लिए कि क्या इतने उम्र के आसपास का कोई व्यक्ति मिसिंग है या फिर अभी तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई है। पर जैसे ही वो फोटो इधर आगरा के जगदीशपुरा थाने में पहुंचता है, पुलिस जब उस फोटो को देखती है तो देख करके एकदम से परेशान हो जाती है। दरअसल वो मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इसी जगदीशपुरा इलाके के बोदला गांव का रहने वाला 30 वर्षीय जितेंद्र बघेल ही था। जगदीशपुरा थाने की पुलिस जब उस फोटो को देखती है, तुरंत ही थाने में जितेंद्र के परिवार को बुलाती है। जब थाने में पहुंचते हैं, फोटो को दिखाती है। फोटो देख करके वे लोग फिर रोना धोना शुरू कर देते हैं। उसके बाद से जगदीशपुरा की पुलिस इन पूरे परिवार को लेकर के आगरा के उस थाने में जाती है और जा कर के जब थाने में उस मरने वाले व्यक्ति की जो फोटो पड़ी हुई थी, फोटो को दिखाई जाती है। उस फोटो को भी देख करके जितेंद्र के परिवार वाले कहते हैं कि साहब ये फोटो जितेंद्र का है। लेकिन पुलिस सही तरीके से डेड बॉडी की पहचान कराने के लिए आखिरकार जितेंद्र की पत्नी नीतू को लेकर के जब मोर्चरी में जाती है और जब मोर्चरी के अंदर रखे जितेंद्र की डेड बॉडी को दिखाती है तो देख करके नीतू फूट फूट करके रोने लगती है। खास करके जितेंद्र के जो बच्चे होते हैं वो भी रोने लगते हैं। पुलिस महिलाएं जो होती है कैसे भी नीतू को संभालती है। डेड बॉडी की जब शिनाख्त हो जाती है उसके बाद सब पुलिस अब जितेंद्र की पत्नी नीतू से ही सवाल करती है कि क्या बता सकती हैं कि आपके पति की हत्या कौन कर सकता है, या फिर आपके पति जितेंद्र का किसी के साथ कोई दुश्मनी थी। तो इसमें नीति पुलिस वालों से कहती है कि नहीं साहब, मेरे पति तो बांसबल्ली की दुकान चलाते थे, उनका किसी के साथ कोई झगड़ा तकरार भी नहीं था। मुझे खुद नहीं मालूम है कि आखिरकार मेरे घर से लगभग 60-65 किलोमीटर दूर मेरे पति यहाँ तक पहुँचे कैसे और उनकी हत्या किया किसने है। ये तो क्लियर हो चुका था कि जितेंद्र की हत्या की गई थी। पुलिस अब नीतू के ही तहरीर पे या फिर उसकी मां चंद्रावती जो वहाँ पे मौजूद थी, चंद्रावती के ही तहरीर पे जितेंद्र की हत्या के अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है। इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस अब इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए जहां पे जितेंद्र की डेड बॉडी बरामद हुई थी वहां पे लगे हुए जाकर के सीसीटीवी को चेक करती है। हालांकि एक सीसीटीवी के अंदर 2 लोग दिखाई तो देते हैं जो एक गाड़ी में जितेंद्र की डेड बॉडी को लेकर के आए थे, लेकिन ना तो उस गाड़ी का नंबर साफ दिखाई देता है और ना ही उन दोनों व्यक्तियों का चेहरा साफ दिखाई देता है। हाँ, उस सीसीटीवी से इतना जरूर क्लियर हो जाता है कि जितेंद्र की डेड बॉडी को एक कार में लेकर के आई गई थी और उस कार में 2 लोग सवार थे। पुलिस को थोड़ा सा क्लू मिला था, इसी क्लू के आधार पर इस केस को आगे की तरफ जांच पड़ताल शुरू करती है, लेकिन पुलिस अपनी
कितनी भी कोशिश कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस को उन दोनों व्यक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है और लगभग 2 दिन का समय भी गुजर जाता है। आखिरकार पुलिस का हाथ जब खाली के खाली रह जाता है, पुलिस अब जितेंद्र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए जब उसके गांव बोदला उसके घर पे जाती है और जाकर के जितेंद्र के परिवार वालों से पूछताछ करती है, तो जितेंद्र की मां चंद्रावती पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे बेटे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद मेरी बहू ने ही कराई है। दरअसल चंद्रावती जो अपने बहू के ऊपर ही इल्जाम लगाने लगती है। हालांकि पुलिस चंद्रावती से जब इसकी वजह पूछती है तो चंद्रावती पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे बेटे का उसकी पत्नी के साथ कुछ बेहतर नहीं रिश्ते चल रहा था, अक्सर दोनों झगड़े तकरार कर रहे थे। करीब 2 महीने पहले जब मेरी बहू नाराज होकर के अपने मायके गई थी, मेरा बेटा अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल में गया था, तो मेरी बहू के मायके वालों ने मेरे बेटे को लगभग 3 दिनों तक वहां पे बंधक बना करके रखा था और मेरे बेटे की बुरी तरीके से पिटाई किए थे लोग। जब चंद्रावती ये सारी बातें कहती है, उसके बाद से पुलिस अब चंद्रावती के तहरीर पे आखिरकार नीतू के मायके से उसके माता पिता उसके भाई को हिरासत में ले लेती है, साथ ही साथ नीतू को भी हिरासत में लेती है। लेकिन पुलिस इन सबको थाने में लाकर इन सबसे ही जितेंद्र की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, पर कोई भी अपनी सच्चाई कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता है। हाँ, नीतू के मायके वाले ये तो स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ साहब, करीब 2 महीने पहले हमने जितेंद्र की पिटाई किया था, लेकिन पुलिस को इन सबके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आखिरकार पुलिस मजबूर होकर आखिरकार इन सबको छोड़ देती है। पर सवाल ये था कि आखिरकार जितेंद्र की हत्या किया किसने था। दरअसल पुलिस को जितेंद्र की पत्नी नीतू को लेकर के शक हो चुकी थी, इसीलिए पुलिस अब शक के आधार पर जितेंद्र की पत्नी नीतू के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स को निकालती है और जब डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर मौजूद था जिस पर नीतू पिछले लगभग 2-3 सालों से लगातार कॉन्टैक्ट में थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस दिन नीतू का पति जितेंद्र लापता हुआ था, उस दिन भी नीतू उस नंबर पर कई बार बातचीत की थी। पुलिस जब उस नंबर की डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी विष्णु बघेल के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसकी उम्र है करीब 26 साल के आसपास। दरअसल विष्णु जो नीतू के ही मायके के इलाके के बगल में जो कागारौल गांव पड़ता है, इसी गांव का रहने वाला है और पेशे से एम्बुलेंस ड्राइवर है। पुलिस को जब विष्णु की डिटेल्स मिल जाती है, उसके बाद से आखिरकार पुलिस अब इन्हीं सारी डिटेल्स के आधार पर 20 मार्च 2026 को इसी कागारौल गांव में जाती है और जाकर के विष्णु को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके थाने में लाकर जब विष्णु से जितेंद्र की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो पहले तो विष्णु अपनी सच्चाई कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन पुलिस जब विष्णु के सामने उसके सीडीआर को रख करके उससे यह सवाल करती है कि आखिरकार तुम्हारा जितेंद्र की पत्नी नीतू से क्या रिश्ता है जो तुम अक्सर उससे इतनी लंबी लंबी बातें करते हो, इस पर विष्णु पुलिस के सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से पुलिस आखिरकार मजबूर होकर विष्णु के साथ सख्ती से पेश आती है। और जैसे ही थोड़ी सी सख्ती दिखाती है, आखिरकार विष्णु मजबूर होकर न सिर्फ अपनी सच्चाई कबूल करता है बल्कि इस पूरे हत्याकांड में मास्टरमाइंड खुद जितेंद्र की पत्नी नीतू का नाम ले लेता है, जिसकी वजह से पुलिस अब नीतू को भी गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन पुलिस जब नीतू को थाने में लाकर जब उससे यह सवाल करती है कि तुमने अपने पति की हत्या क्यों कराई, इसमें नीतू जब अपने ही पति की हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताती है और खास करके असलियत नीतू के मायके वालों से लेकर के उसके ससुराल वालों को जब मालूम चलता है तो वाकई में सुनकर के एकदम से दंग रह जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग करीब 3 साल पहले, जब नीतू अपने बच्चों को लेकर के मायके में गई थी। अचानक एक दिन नीतू के बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर के पास ले जाने के लिए वो जो बगल के गाँव का रहने वाला विष्णु बघेल एम्बुलेंस चला रहा था, उसी के एम्बुलेंस को मंगाती है और उसी में अपने बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल में जाती है। उस वक्त पहली बार विष्णु और नीतू की मुलाकात होती है। लेकिन जब एम्बुलेंस में विष्णु नीतू के बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में जाता है, रास्ते में दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातचीत का नतीजा ये होता है कि पहली मुलाकात में विष्णु और नीतू एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। बच्चे का इलाज कराने के बाद से नीतू भले ही अपने बच्चे को लेकर ससुराल में तो आ जाती है, लेकिन जो नीतू को विष्णु का मोबाइल नंबर मिल चुका था, अक्सर फ़ोन के जरिए दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और बातचीत का सिलसिला जब जारी रहता है, करीब 3 महीने के बाद आखिरकार विष्णु और नीतू के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। और जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है, उसके बाद से अब नीतू कैसे भी करके विष्णु से मुलाकात करने के तरह तरह के तरकीब बनाने लगती है और आखिरकार विष्णु से मुलाकात करने के लिए एक दिन अपने पति से झगड़े तकरार कर जब अपने मायके में जाती है तो वहीं पर जाकर के विष्णु से मुलाकात भी कर लेती है। और दोनों की जब मुलाकात होती है तो पहली बार दोनों के बीच में मान मर्यादा की सारी सीमाएं भी टूट जाती हैं। दरअसल नीतू अपने आप को विष्णु के हवाले सिर्फ इसलिए कर देती है क्योंकि नीतू का अपने पति से मन भर चुका था। दिक्कत यह थी कि नीतू का पति जितेंद्र था, थोड़ा शराबी था, शराब पीता था
और अपनी पत्नी के साथ बदसलूकी करता था, जिस वजह से नीतू को अपने पति से दूरियां होते चली जाती है और जैसे जैसे अपने पति से दूर होते चली जाती है अपने प्रेमी विष्णु के करीब पहुंचती चली जाती है। हालांकि यह सिलसिला लगभग 2 साल तक चलता है, लेकिन इस बात की जानकारी नीतू के पति जितेंद्र को कभी नहीं मालूम चलता है। लेकिन 2 सालों के बाद आखिरकार उड़ती हुई एक दिन यह खबर जितेंद्र के कानों तक पहुंची जाती है। लेकिन जितेंद्र जब अपनी पत्नी नीतू से विष्णु के बारे में पूछताछ करता है तो यहाँ पे नीतू अपने पति के सामने प्रिय चरित्र का खेल खेलते हुए किसी तरीके से ये साबित कर देती है कि दरअसल विष्णु मेरा प्रेमी नहीं है बल्कि मेरे भाई का दोस्त है। मैं उसी के एम्बुलेंस से बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गई थी। इतने सफाई तरीके से अपने पति के सामने विष्णु की पहचान कराती है कि आखिरकार जितेंद्र भी अपनी पत्नी की बातों पे ना सिर्फ यकीन करता है बल्कि एक दिन नीतू अब विष्णु को अपने ससुराल में बुलाती है और खुद अपने पति से भी मुलाकात करवा करके दोनों के बीच में दोस्ती करवा देती है, जिसकी वजह से जितेंद्र और विष्णु के बीच में जब दोस्ती हो जाती है, जितेंद्र जो पहले से शराब तो पीता ही था, विष्णु भी कभी कभार शराब पीता था। विष्णु को कमजोरी मालूम चल चुका था कि जितेंद्र शराब पीता है, इसीलिए विष्णु बार बार जितेंद्र को शराब पिलाने लगता है, जिस वजह से विष्णु और जितेंद्र के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। और जब काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है उसके बाद से विष्णु अब बार बार जितेंद्र के घर पे भी आना जाना शुरू कर देता है। इस वजह से विष्णु को अब जितेंद्र की पत्नी नीतू से उसके ससुराल में भी मुलाकात करने में आसानी हो जाती है और समय बेहतर तरीके से गुजरने लगता है। लेकिन जब लगभग 8 महीने का और समय गुजरता है, इधर जो जितेंद्र की अपनी पत्नी के साथ अत्याचार बढ़ते जा रहा था, दरअसल नीतू अपने पति से तंग आ चुकी थी। जब घटना से करीब 2 महीने पहले एक दिन जितेंद्र अपनी पत्नी की पिटाई करता है तो उस दिन आखिरकार नीतू न सिर्फ नाराज होती है बल्कि इन परेशानियों से निजात पाने के लिए एक फैसला करती है और अपने प्रेमी विष्णु के नंबर पर कॉल करके कहती है कि अगर वाकई में तुम चाहते हो कि हम दोनों आगे की ज़िंदगी एक साथ व्यतीत करें तो एक काम करो, मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। इधर विष्णु भी नीतू के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता है, उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से विष्णु और नीतू दोनों मिलकर के एक ऐसा शातिर प्लान बनाते हैं जिसमें वो जितेंद्र को इस दुनिया से हटा भी दे और कभी पकड़े भी ना जाए। और जैसे ये प्लान पक्की बन जाती है उसके बाद से एक सही मौके का इंतजार करने लगते हैं और आखिरकार इन्हें यह मौका 11 मार्च 2026 को तब मिल जाती है जब शाम के वक्त जितेंद्र अपनी दुकान बंद करके घर पर आता है, थोड़ी देर अपने परिवार वालों से बातचीत करता है। उसी वक्त ही विष्णु जितेंद्र के नंबर पे कॉल करता है और फिर उसे शराब पिलाने के लिए बाहर बुलाता है। चूँकि उस वक्त जितेंद्र के पास भी कोई काम नहीं था, घर पे खाना खाने का वक्त भी अभी नहीं हुआ था, जितेंद्र के पास टाइम तो था ही, इसीलिए जितेंद्र जब अपने घर से निकलता है तो अपने परिवार वालों से ये झूठ बोल देता है कि मैं बाहर की दुकान पे गुटखा लाने के लिए जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। लेकिन बाहर जब निकलता है और जब विष्णु के नंबर पे कॉल करता है तो विष्णु पहले से ही एक कार लेकर के बाहर खड़े होकर के इंतजार कर रहा था। वहाँ पे जितेंद्र पहुँच जाता है, लेकिन उस गाड़ी में विष्णु अपने प्लान के तहत खुद अपने एक दोस्त को भी साथ लेकर के आया था। जैसे ही उस गाड़ी के पास पहुँचता है, विष्णु चूँकि पहले से शराब तो लेकर के आया था, जितेंद्र को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। वहाँ से गाड़ी को लेकर के काफ़ी दूर तक रवाना होते हैं और फिर एक सुनसान जगह देख करके वहाँ पे गाड़ी रोकते हैं। तीनों बैठ करके एक साथ शराब पीते हैं। लेकिन कृष्णा और उसके दोस्त विष्णु और उसके दोस्त अपने षड्यंत्र के तहत सबसे ज़्यादा मात्रा में जितेंद्र को शराब पिला देते हैं और जितेंद्र जैसे ही नशे में चूर हो जाता है उसके बाद से फिर से जितेंद्र को गाड़ी में बिठा करके गाड़ी लेकर के वहाँ से रवाना होते हैं। और फिर गाड़ी जब सुनसान सड़क पर दौड़ना शुरू करती है उसके बाद से जो विष्णु के दोस्त पीछे गाड़ी में बैठा था, दरअसल ये दोनों मिल करके गाड़ी के अंदर ही जितेंद्र की गला दबा करके हत्या कर देते हैं। और जब जितेंद्र की मौत हो जाती है उसके बाद से फिर से डेड बॉडी को वहाँ से गाड़ी को रवाना करते हुए लगभग यहाँ से आगरा से 65 किलोमीटर दूर मथुरा के भीमनगर गांव के बाहर जो हाईवे था, काफ़ी सुनसान जगह था, दरअसल उसी हाईवे पे सड़क किनारे जितेंद्र की डेड बॉडी को फेंक देते हैं और फिर वहाँ से गाड़ी लेकर के बड़े आराम से वापस अपने घर आ जाते हैं। और घर पे पहुंचने के बाद विष्णु जब इस बात की जानकारी जितेंद्र की पत्नी नीतू को देता है और इस बात की जानकारी जब नीतू को ये मालूम चलता है कि अब उसका पति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, नीतू खुश तो होती है, लेकिन उसके बाद से नीतू फिर से अपना नाटक करना शुरू कर देती है। दरअसल जानबूझ करके नीतू अपने पति के नंबर पर कॉल करती है क्योंकि उसे मालूम था कि उसके पति का मोबाइल उसका प्रेमी लेके जा चुका है, मोबाइल को स्विच ऑफ भी कर चुका है। नंबर जब स्विच ऑफ बताने लगता है उसके बाद से शोर शराबा करने लगती है। परिवार वालों से कहती है कि पति का नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। आस पड़ोस के लोगों को भी जब मालूम चलता है उसी रात को सब के सब लोग मिल करके जितेंद्र को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन जितेंद्र का जब कुछ पता नहीं चलता है तो आखिरकार आस पड़ोस के लोग अगले दिन जितेंद्र की पत्नी नीतू को सुझाव देते हुए कहते हैं कि काम करिए, नज़दीकी थाने में जाकर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए। चूँकि नीतू इस चीज़ का तो इंतजार कर ही रही थी,
आस पड़ोस के लोग जैसे ही सुझाव देते हैं, जानबूझ करके वो खुद थाने में जाती है और जा करके अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देती है, ताकि पुलिस को भी नीतू को लेकर के कोई शक ना हो। वाकई में नीतू जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस अब जो नीतू का प्रेमी विष्णु था, दरअसल विष्णु के तहरीर पे उसके दोस्त को भी गिरफ्तार करने के लिए जाती है, लेकिन उसका दोस्त अपना घर छोड़ करके भाग चुका था। उसे मालूम चल चुका था कि पुलिस विष्णु को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि पुलिस उसके बाद से विष्णु के दोस्त को ढूंढने की अपनी काफ़ी कोशिश तो करती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाता है। फिलहाल अभी भी पुलिस विष्णु को दोस्त को ढूंढ रही है, लेकिन जिस गाड़ी का विष्णु ने इस्तेमाल किया था जितेंद्र की हत्या करने के लिए, पुलिस उस गाड़ी को सबूत के तौर पे अपने कब्जे में ले लेती है और फिर इन दोनों अपराधियों को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को ही जेल भेज दिया जाता है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है और खास करके इस बात की जानकारी जब विष्णु के मायके वालों से लेकर के उसके ससुराल वालों को मालूम चलता है, सब के सब जा करके नीतू से मुलाकात करते हैं और जब उससे पूछताछ करते हैं तो नीतू कहती है कि मैं अपने पति से तंग आ चुकी थी, मैं उससे निजात पाना चाहती थी। इस पे दोनों ही परिवार के सदस्य नीतू को समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम वाकई में अपने पति को छोड़ करके अलग रहना चाहती थी तो एक बार अपने परिवार वालों से बातचीत कर लेती, उसे मारने की क्या जरूरत थी। अब जरा सोचो कि तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से ना सिर्फ तुम्हारा पति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला गया, बल्कि तुम भी हमेशा के लिए अब जेल में ही अपनी ज़िंदगी व्यतीत करो और तुम्हारे बच्चे अब अनाथ की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि उनके सर से माँ और पिता दोनों का ही हाथ हट चुका है। फिलहाल इस वक्त ये दोनों ही आरोपी जो कि जितेंद्र की हत्या करने के जुर्म में जेल के अंदर अपनी गुनाहों की सजा काट रहे हैं, और जितेंद्र के जो 3 बच्चे थे, दरअसल जितेंद्र के तीनों बच्चे जो अपने नाना नानी के यहाँ हैं, वे लोग उनकी परवरिश कर रहे हैं।